बाल यीशु की कहानी। कई साल पहले की बात है। नजारत नामक एक नगर में एक जवान बालिका रहती थी जिसका नाम था मैरी। मैरी एक साधारण लड़की थी, अपना काम काज करती थी, सबके साथ उसका दयालु व्यवहार था और उसके मन में हमेशा प्रभु का नाम रहा करता था। एक दिन सफाई करते समय मैरी के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने मैरी से कहा कि भगवान उससे प्रसन्न है और उसको एक प्रदान देने वाले हैं। मैरी आश्चर्य रह गई। वो ना डरने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने कभी कोई देवदूत नहीं देखा। मैरी हमारी तरह एक साधारण लड़की थी ना। देवदूत उसके पास क्यों गया? उसको क्या चाहिए था? देवदूत ने मैरी को भरोसा दिलाया। डरो मत मैरी, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुमको एक पुत्र का प्रदान मिलेगा जिसका नाम होगा यीशु। मैरी परेशान हो गई। वह अभी कंवारी थी और उसका विवाह जोसेफ के साथ अभी नहीं हुआ था। फिर उसको बच्चा कैसे होगा? देवदूत ने फिर से मैरी को भरोसा दिलाया। चिंतित ना रहो बालिका, ईश्वर के चमत्कार से तुम्हारा बालक परमेश्वर का पुत्र के नाम से माना जाएगा। मैरी को यकीन नहीं हुआ और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसके कदम डगमगाए और वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी। जब वह बोल पाई उसने कहा, मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है और उनका ये प्रदान मैं स्वीकार करती हूँ। देवदूत गायब हो गया। मेरी ये खुशखबरी जोसेफ को जल्द से जल्द देना चाहती थी। कुछ ही देर में जोसेफ तक ये खबर पहुंच गई थी कि मैरी अब गर्भवती है। जोसेफ थोड़ा व्याकुल रह गया, परंतु देवदूत उसके सामने भी प्रकट हुआ और बोला, जोसेफ, मैरी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करने में संदेह नहीं रखना। मैरी का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है और तुम उसको यीशु का नाम दोगे। जब जोसेफ अपनी निद्रा से जागा तो उसको देवदूत की सारी बातें याद रही। अब उसके मन में कोई भय नहीं रहा। उन दिनों परिवार में जितने भी लोग थे सबका हिसाब रखा जाया करता था। इसीलिए जोसेफ मैरी को अपने शहर बेथलेहम ले चल पड़ा पंजीकरण के लिए। बेथलेहम काफी दूर था और उन दिनों मोटर गाड़ी कहाँ होती थी। इसीलिए बेथलेहम पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया। जोसेफ को आखिर में एक गधा मिला तो उसने मैरी को गधे के ऊपर चढ़ाया सवारी के लिए। मैरी को बहुत थकावट हुई क्योंकि वह जल्द ही बच्चा जनने वाली थी। जब वे बेथलेहम पहुंचे, सारे विश्रामालय भरे हुए थे। उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली। आखिर में एक आदमी ने उन पर तरस खाया और बोला, मेरे पास एक जगह है, कुछ खास नहीं है लेकिन रात बिताने के लिए सुरक्षित और आरामदायक है। मैरी और जोसेफ ने देखा कि वह जगह एक कोठार था जहाँ पे कुछ कृषि जानवर थे। कुछ गधे, गाय और मुर्गियां भी थे। मैरी और जोसेफ शुक्रगुजार थे कि उनको कम से कम रहने की जगह तो मिली। अंदर काफी गर्मी थी और लेटने के लिए घास भी था। बच्चा जनने की तैयारी जब तक मैरी और जोसेफ कर रहे थे, तब तक ये खबर हर जगह पहुंच गई कि परमेश्वर का पुत्र का जन्म एक छोटे से अस्तबल में होने वाला है। चरवाहों ने खबर सुनी और बच्चे को देखने के लिए अपने भेड़ों के साथ चल आए। राजाओं ने दूर दराज के देशों से यात्री की और बच्चे के लिए इत्र, सोने, चांदी और कंबल के उपहार ले आए। उस रात एक रोमांचक और अद्भुत बात हुई। मैरी ने एक पुत्र जना, लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह बाल यीशु था, दुनिया को बनाने वाला, राजाओं का राजा और जो इस संसार को बचाएगा।
बाल यीशु मेरी की बाहों में आराम से सो गया। मेरी ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और कुछ साफ भूसे पर रख दिया। राजाओं और चरवाहों नजारा देख ही रहे थे जब मेरी और जोसेफ की भी आंख लग गई। वे इस विशेष शिशु को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत प्रसन्न थे। ये थी बाल यीशु की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरी क्रिसमस। सांता क्लॉस की कहानी। कई साल पहले एक अमीर और दौलतमंद आदमी निकोलस के नाम से उत्तरी ध्रुव में रहते थे। वह बहुत मेहरबान और उदार व्यक्ति थे। सबको प्रसन्न करना निकोलस को बहुत पसंद था। उनकी एक विशेष रुचि थी। वह अपने खाली समय में लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे, मगर किसी ने भी आज तक उनकी ये कला नहीं देखी। ईसा जन्मोत्सव यानी क्रिसमस का त्योहार का समय था और निकोलस अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहते थे। एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सारे बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाने का सोचा। फिर हर मकान के चिमनी के रास्ते से घर के अंदर जाकर भट्टी की जगह रखे हुए मोजे के अंदर अपने तोहफे छिपाना चाहा। बीच रात का समय था। जब सब सोए थे, तब निकोलस अपने पास वाले मकान के छत पर चढ़ गए। घर के अंदर जाकर जल्दी से उपहार रख के तुरंत वापस चढ़ गए। इसी प्रकार निकोलस बहुत सारे घरों में गए, मगर कुछ ही समय में वे थक गए। अपने घर वापस जाकर उन्होंने अपनी बर्फ पर सवारी करने वाली बेपहियों की गाड़ी निकाली और अपने 12 सिंगों को गाड़ी से बांध दिया। निकोलस फिर से अपने काम पर निकल पड़े, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि बर्फ में उनकी गाड़ी फंस गई। निकोलस अपने 12 सिंगों को बर्फ के बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे जब वहाँ एक परी प्रकट हुई। वह बोली, निकोलस, तुम एक भले इंसान हो और मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। परी ने 12 सिंगों को छुआ और बोला, अब ये सब साधारण नहीं रहे, ये आसमान में उड़ पाएंगे। परी ने फिर से अपना हाथ फेरा और छोटे छोटे कल्पित बौने प्रकट हुए। वे सब हरे रंग के कपड़े और लंबे हरे रंग के टोपियां पहने हुए थे। उनके कान लंबे और बड़े विचित्र थे। परी ने कहा, ये सब तुमको तुम्हारे भेंट बांटने में सहायता करेंगे और सबके पास खुशियां ले जाएंगे। ये तेज रफ्तार में काम करेंगे और अलग अलग किस्म के खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। निकोलस हैरान थे, लेकिन बहुत प्रसन्न भी हो गए थे। सब लोग गाड़ी में चढ़ गए और रस्सी की एक झटक से आसमान की ओर सवार हो गए। निकोलस ने खुशी से घोषित किया, हो, मेरी क्रिसमस सबको और शुभ रात्रि। अगली सुबह सब बच्चे चिमनी के पास रखे हुए मोजे के अंदर तोहफे देखकर आश्चर्य रह गए। खुशी से चीखने लगे, मम्मी देखो जादू, किसी ने इस मोजे के अंदर ये तोहफे रख दिए। देखो कितना प्यारा खिलौना है। और इसी प्रकार से आरंभ हुई निकोलस की कहानी, जिनको आज हम सांता क्लॉस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। मेरी क्रिसमस। सब्जियों का राजा। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक जमाने में प्रिया नाम की लड़की रहती थी एक छोटे से शहर में। प्रिया के घर में था एक सुंदर सा बाग। सारे सब्जी और फल वहाँ खुशी खुशी रहते थे।
प्रिया अपने खाली समय में उनके साथ खेला करती थी। एक दिन सारी सब्जियों और फलों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनमें से किसी एक को राजा बनाया जाए। तुरंत एक सभा जमा की गई। सबके बीच से आगे आया आम। उसने सबको प्रणाम किया और मंच पर खड़ा हो गया। आम ने घोषित किया, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग इस सभा में भाग लेने आए। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। इस बाग की देखभाल करने के लिए हम में से किसी को राजा का पद लेना बहुत जरूरी है। जो भी राजा के पद में रुचि रखता है उसको एक एक करके आगे आना होगा और बाकियों को समझाना होगा कि उसको राजा क्यों चुना जाए। पहले आया गाजर। गाजर मंच पर गया और बोला, मैं बहुत सुंदर हूँ और नारंगी रंग का हूँ। प्रधान रूप से मुझ में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। खरगोश भी मुझे खाना पसंद करते हैं। स्वाद में मैं बहुत मीठा भी हूँ। मुझ में ये सारी खूबियाँ हैं, इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सब गाजर के लिए ताली बजाते हैं। अब आया आलू और बोला, मुझ में महत्व रूप में कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण मुझे खाने वाले को बहुत शक्ति मिलती है और मैं सारे मौसम में उपलब्ध भी हूँ। आलू के बाद आता है पालक। पालक मंच पर खड़ी होकर बोला, गाजर की तरह मुझ में भी विटामिन ए मिलता है, पर मेरे पास आयरन और फाइबर भी मिलता है। मैं केवल आँखों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हूँ। इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सबने ताली बजाया और पालक की बातों में हाँ मिलाई। उसके बाद आया ब्रोकली। मैं बहुत सुंदर हूँ और हरे रंग का हूँ। मुझ में नींबू से ज्यादा विटामिन सी है और दूध से ज्यादा कैल्शियम भी। जो लोग हर रोज व्यायाम करते हैं, अक्सर वही लोग मुझे ज्यादा खाया करते हैं, बोला ब्रोकली गर्व से। एक एक करके सभी सब्जी आगे आए और अपनी खूबियों का प्रदर्शन किया। आम ने सब कुछ एक किताब में लिख लिया। सबकी बारी समाप्त होने के बाद आम ने थोड़ा समय सोचने के लिए लिया। कुछ देर बाद आम आगे आया और बोला, हर एक सब्जी की अपनी अपनी खूबियां हैं और शरीर के लिए जरूरी भी। मैं ये निर्णय नहीं ले पाया कि हम में से राजा बनने लायक कौन है। मुझे लगता है हमको हमारी दोस्त प्रिया की मदद लेनी चाहिए। काफी समय से प्रिया पेड़ के पीछे छुपे हुए सब कुछ देख रही थी। आम के ऐसे बोलने पर वो आगे आई और बोली, मैंने सब कुछ सुना और देखा। मेरी नजर में एक इंसान है जो इस चीज के लिए उचित है, लेकिन राजा के पद के लिए नहीं, रानी के पद के लिए। सारे सब्जी बेचैनी से पूछने लगे, कौन कौन? मेरी मम्मी, बोली प्रिया हंसते हंसते। मेरी मम्मी पहले से ही सब्जियों की रानी है। वो सबसे उचित इंसान है जो हर रोज निर्णय लेती है कि हमारे लिए क्या पकाए और स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन बनाए। वो हर रोज सब्जी को इतने स्वादिष्ट रूप में तैयार करती है कि हर कोई सब्जी को लगे कि वही राजा है। ऐसा कहकर प्रिया ने सारे सब्जियों को समझाया। प्रिया की बातें सुनते ही सारे सब्जियों ने प्रसन्न होकर ताली मारा और उससे सहमत हो गए। प्रिया की माँ के लिए भेंट के रूप में ताजे फल और सब्जी भी पेश किए। तो बच्चों, हर सब्जी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनके पोषण का महत्व की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।